नमस्ते। आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह के सफर पर जो सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बनी, बल्कि इतिहास, कला और कमाल की इंजीनियरिंग की एक जीती जागती कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के शानदार आमेर किले की। तो इससे पहले कि हम किले के अंदर चलें, जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए 16वीं सदी का एक महल, वो भी रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी में, खुद को ठंडा कैसे रखता था? ये सवाल ना इस किले की इंजीनियरिंग के एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करता है, जिसका जवाब हम आगे चलकर ढूंढेंगे। तो आखिर ये आमेर का किला है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है। ये जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों पर बना एक बहुत बड़ा भव्य महल है। और इसकी खासियत ये है कि ये उस दौर की कहानी कहता है जब दो बड़ी संस्कृतियां यानी राजपूत और मुगल एक साथ मिलकर कुछ नया गढ़ रही थीं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इसकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसकी नींव रखी गई थी 1592 में राजा मान सिंह प्रथम के हाथों। कई सदियों तक ये सत्ता का एक बड़ा केंद्र बना रहा, पर फिर 1727 में राजधानी जयपुर शिफ्ट हो गई और फिर कई साल बाद 2013 में जाकर पूरी दुनिया ने इसकी अहमियत को पहचाना और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इस किले की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है इसकी बनावट में छिपा एक गजब का बैलेंस। मतलब एक तरफ तो आपको राजपूतों की वो मजबूत किलेबंदी और पत्थर पर बारीक नक्काशी दिखेगी, और दूसरी ही तरफ मुगलों के वो खूबसूरत बाग बगीचे और संगमरमर पर किया गया नायाब जड़ाव काम नजर आएगा। ये ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं मिलकर एक हो गई हों। तो चलिए अब तैयार हो जाइए। अब हम इस किले के दरवाजों के अंदर कदम रखने वाले हैं। ये सफर हमें पहले उन बड़े बड़े हॉलों में लेकर जाएगा जहां जनता दरबार लगता था, और फिर हम पहुंचेंगे उन खुफिया कमरों तक जहां सिर्फ शाही परिवार की ही इजाजत थी। किले के अंदर दाखिल होना कोई सीधी सपाट बात नहीं थी। ये जो घुमावदार रास्ते और बड़े बड़े दरवाजे हैं ना, ये सिर्फ शान शौकत के लिए नहीं थे। ये तो एक बहुत ही चतुर डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। सोचिए, दुश्मन अगर आ भी जाए तो इन रास्तों में ही उलझ कर रह जाता था। अंदर आते ही सबसे पहले हम पहुंचते हैं जलेबी चौक में। ये कोई छोटा मोटा आंगन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मैदान है। ये वो जगह थी जहां सेना इकट्ठा होती थी, जहां युद्ध से पहले और बाद में सैनिकों का जमावड़ा लगता था। इसकी विशालता ही अपने आप में ताकत का एहसास कराती थी। और जैसे ही हम जलेब चौक से आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं दीवाने आम में। ये वो जगह थी, वो मंच था जहां एक आम इंसान की आवाज सीधे राजा तक पहुंच सकती थी। ये उस पूरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस का कह सकते हैं दिल था। और हाँ, यहाँ की इंजीनियरिंग तो सच में कमाल की है। इस हॉल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि राजा की आवाज बिना किसी माइक के हर कोने तक एकदम साफ सुनाई देती थी। और जरा इन खंभों को देखिए, इन पर बने हाथी, ये राजपूतों की ताकत और उनकी कला दोनों को एक साथ दिखाते हैं। तो चलिए, अब हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छिपी रहती थी। सार्वजनिक हॉलों को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ रहे हैं शाही परिवार के निजी हिस्सों की तरफ, जहां हर दीवार, हर दरवाजा एक राज छिपाए हुए है। और ये देखिए, ये है गणेश पोल। अपनी खूबसूरती के लिए ये बहुत मशहूर है, पर ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये एक तरह की सीमा है, एक लाइन जो आम दुनिया को शाही दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती थी। इसके पार एक बिल्कुल अलग ही जिंदगी थी। और यहीं पर हमें जाली का वो शानदार काम देखने को मिलता है। पत्थर की ये जो जालीदार स्क्रीन है ना, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉल्यूशन है। इसके पीछे बैठी शाही महिलाएं बाहर दरबार में क्या हो रहा है सब देख सकती थीं, लेकिन बाहर से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। और साथ ही ये ठंडी हवा को भी अंदर आने देती थी, मतलब प्राइवेसी और वेंटिलेशन दोनों का ख्याल रखा गया था। और अब तैयार हो जाइए इस किले के उस हिस्से को देखने के लिए जो किसी जादू से कम नहीं है। ये है शीश महल, यानी आईनों का महल। सोचिए, इसकी दीवारों और छत पर हजारों छोटे छोटे शीशे जड़े हुए हैं। कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में यहाँ सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई जाए तो उसकी रोशनी इन हजारों शीशों में चमक कर एक ऐसा नज़ारा बना देती थी मानो आप तारों से भरे खुले आसमान के नीचे बैठे हों। क्या कमाल की कल्पना है। तो चलिए अब महल के कुछ और गहरे राज जानते हैं, वो राज जो इसकी दीवारों में छिपे हैं, जहां कमाल की इंजीनियरिंग और जिंदगी की सादगी एक साथ देखने को मिलती है।
ये है सुख निवास, यानी खुशी का घर। नाम से ही पता चलता है कि ये जगह आराम के लिए बनी थी। पर सवाल वही है, रेगिस्तान की इतनी गर्मी में आराम कैसे? जवाब एक बार फिर इसकी बेहतरीन इंजीनियरिंग में छिपा है। तो ये पुराना एयर कंडीशनिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? तरीका बहुत ही सरल और जीनियस था। दीवारों के पीछे खास नालियां बनाई गई थीं, जिनमें पहाड़ों से आया ठंडा पानी बहता था। अब जब गर्म हवा इन ठंडे संगमरमर के पैनलों के ऊपर से गुजरती, तो वो अपने आप ठंडी हो जाती थी। याद है हमारा सबसे पहला सवाल? यही है उसका जवाब। बिना बिजली के एयर कंडीशनिंग वाकई एक शानदार और टिकाऊ समाधान। महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जनाना, यानी वो जगह जहाँ शाही महिलाएं रहती थीं। ये अपने आप में एक अलग दुनिया थी, जिसके अपने कायदे कानून और अपनी एक अलग जिंदगी थी। इसकी बनावट ऐसी थी कि उनकी प्राइवेसी पूरी तरह बनी रहे और वो आराम से रह सकें। और एक और राज सुनिए, किले के नीचे से होकर कुछ गुप्त सुरंगें गुजरती थी। इन सुरंगों का एक पूरा जाल था जो इस किले को ऊपर पहाड़ी पर बने जयगढ़ फोर्ट से जोड़ता था। ये सुरंगें असल में एक इमरजेंसी एस्केप रूट थीं। अगर कभी दुश्मन घेराबंदी कर ले तो शाही परिवार इन्हीं रास्तों से सुरक्षित निकल सकता था। तो इतनी सदियां बीत जाने के बाद आज ये किला हमारे लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आज पत्थरों की ये विरासत किस तरह जिंदा है और इसे किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक काफी सेंसिटिव मुद्दा उठता है, और वो है हाथी की सवारी का। देखिए, एक तरफ तो ये शाही परंपरा और टूरिज्म से जुड़ा है, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल और चिंताएं हैं। यहाँ किसी एक नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है, इसलिए दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी और कीमती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समय के साथ मौसम की मार, बढ़ता हुआ प्रदूषण और हर साल यहाँ आने वाले लाखों लोग, इन सब का असर इस किले पर पड़ता है। और इन सब से इसे बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार काम कर रहा है। और आखिर में ये पूरा सफ़र हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी इन अनमोल धरोहरों को, इन वैश्विक खजानों को दुनिया के सामने कैसे रखें? कैसे एक ऐसा बैलेंस बनाएं कि लोग इनकी इस खूबसूरती को देख भी सकें, इन्हें महसूस भी कर सकें, और साथ ही ये आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रहें। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे शायद हम सबको मिलके ही खोजना होगा।